हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर क्लास कर रहे हैं और पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए 7th 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी। इस योजना को एनर्जी प्लान भी कहा जाता है और इसमें वेज मॉडल को अपनाया गया था और इसमें फोकस एरिया एग्रीकल्चर था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में टारगेटेड ग्रोथ रेट 5% था, लेकिन प्राप्ति 6% की हुई। इससे मालूम चलता है कि योजना सफलतापूर्वक चली थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत में एक युवा प्रधानमंत्री थे, श्री राजीव गांधी ने इसी समय 21वीं शताब्दी के भारत का कॉन्सेप्ट देखा था और इसी समय उन्होंने भारत को 21वीं सदी का राष्ट्र बनाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। 7वीं योजना का मुख्य लक्ष्य इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी था और इसमें इक्वालिटी एंड जस्टिस वर्ड का यूज किया गया था। भारत में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत इसी समय हुई थी। टेली कम्युनिकेशन की क्रांति इसी समय शुरू हुई थी। जैसा कि आप जानते हो कि अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हो तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम एक येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं, पीली क्रांति बोलते हैं, जो कि तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। उसी तरह से एक और येलो रेवोल्यूशन है, पीली क्रांति है, जो कि टेली कम्युनिकेशन से संबंधित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन श्री मनमोहन सिंह जी थे, जो बाद में हमारे प्रधानमंत्री भी बने। 7वीं योजना में 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था और बीपीएल के निर्धारण के लिए प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला कमेटी बनी थी, जिसने स्टेट वाइज बीपीएल लाइन बनाने का सजेशन दिया था। इसी समय 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना हुई और आप जानते हो कि भारत में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत इसी समय हुई थी। CDAC पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसी समय बनाया गया था, जो कि अभी पुणे में है और पुणे में ही नहीं बल्कि इसकी अन्य सारी शाखाएं भारत के कई सारे शहरों में भी हैं। और भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण इसी समय प्रारंभ किया और परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और श्री विजय भटकर को भारत में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में योजनाओं के इतिहास में पहली बार प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया गया। यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि कुछ खास तरह के कार्यक्रमों के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हालांकि अब ये योजनाएं नहीं चलती हैं या चलती भी हैं तो उनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। जैसे 1989 में JRY अर्थात जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई, क्योंकि 1989 में हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे हुए थे और उसी वर्ष अर्थात 1989 में हबीबगंज से नई दिल्ली तक, ऐसे अक्सर लोग भोपाल बोल दिया करते हैं लेकिन वो हबीबगंज होना चाहिए, जिसका नया नाम कमलापति रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ से नई दिल्ली तक भारत की पहली शताब्दी ट्रेन चली थी। 1985 ईस्वी में एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसे हम IAY अर्थात इंदिरा आवास योजना कहते हैं। वह एक ऐसा समय था जो राजनीतिक अस्थिरताओं का दौर था। कांग्रेस के एक प्रख्यात नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने 1988 ईस्वी में जनता दल नामक एक राजनीतिक पार्टी बनाई और 1989 के चुनावों में जनता पार्टी चुनाव में जीती। माफ़ करिएगा, मैंने जनता पार्टी बोल दिया, जनता दल होना चाहिए। तो जनता दल ने चुनाव में जीत दर्ज की। हालांकि सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को ही मिली थी, लेकिन जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी के कोलैबोरेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन कई कारणों से वो सरकार ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई। उसी समय आरक्षण से संबंधित एक मुद्दा चल रहा था, जिसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहते हैं। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की थी। तो इन दोनों कारणों के अलावा और भी बहुत सारे राजनीतिक कारण थे, जिस कारण से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और पुनः कांग्रेस की सहायता से चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने।
लेकिन ये सरकार भी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई और फिर सरकार के जाने के बाद इलेक्शन की तैयारी होने लगी। लेकिन दुर्भाग्यवश 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में LTTE लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम के आतंकवादियों ने एक्स प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी और राजीव गांधी की हत्या के पश्चात जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को सफलता मिली और उसने नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई। तो नए चुनाव में कांग्रेस की विजय के पश्चात श्री नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उनके कैबिनेट में श्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उस नई सरकार ने 8वीं योजना का निर्माण किया, 8वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया, जिसने भारत के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को ही बदल दिया। यह योजना 1992 से 97 तक के लिए बनी थी और उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी थे, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव विकास था, अर्थात मनुष्य को, मानव को, पॉपुलेशन को एक इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करना। और 8वीं योजना में जॉन मुलर के विकास मॉडल को अपनाया गया था। भारत सरकार ने 1991 में नई औद्योगिक नीति बनाई और इस औद्योगिक नीति के कारण ही LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। वह एक ऐसा समय था जब पूरे विश्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे। यूरोपियन देशों से, खासकर पूर्वी यूरोप के देशों से साम्यवाद का सफाया हो रहा था। रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, ये सारे देशों का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ से साम्यवादी विचारधारा की सरकारों का विनाश हो गया, भयंकर हिंसाएं हुई, लाखों लोग मारे गए और समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ। 1990 का वर्ष भारत ही नहीं विश्व के इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी का विभाजन करके पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी नाम के 2 देश बने थे। तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और हेलमुट कोhl जर्मनी के पहले चांसलर बने। उसी तरह से एक और अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1991 में हुआ, जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। सोवियत यूनियन के टूटने से 15 नए देश बने, जिनमें आप कुछ का नाम जानते भी होंगे, जैसे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ये सारे सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। सोवियत यूनियन के अंतिम राष्ट्रपति श्री मिखाइल गोर्बाचोव थे। बदले हुए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को देखकर उन्होंने भी सोवियत यूनियन में कई सारे रिफॉर्म प्रारंभ किए थे, जिनमें ग्लासनोस्थ और पेरेस्ट्रोइका के नाम से रिफॉर्म हुआ था। लेकिन सोवियत यूनियन सस्टेन नहीं कर पाया, वो अपने आप को बचा नहीं पाया और उसका विघटन हो गया और 15 देशों का निर्माण हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना इनडायरेक्टिव प्लान के नाम से जानी जाती है। इसके पहले की सभी योजनाएं इम्पेरेटिव प्लान होती थी। इनडायरेक्टिव प्लान का अर्थ यह है कि अब सरकारों का उद्देश्य ये हो गया कि वो योजना को बना दें और निचले स्तर के लोगों को, पंचायत के स्तर के लोगों को, नगर पालिका, नगर निगम के स्तर के लोगों को योजना दे दें और कहें कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि उस समय 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत में तीसरी सरकार स्थापित हो चुकी थी, जिसे हम पंचायत की सरकार कहते हैं, जिसे हम नगर पालिका की सरकार कहते हैं। तो इस तरह से भारत में पहली बार इनडायरेक्टिव प्लान की शुरुआत हुई और कम से कम हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की गई। ये कम से कम हस्तक्षेप करने की नीति जो है वो उसे हम लोग लैसे फेरे या लैसेस फेयर आप कह सकते हैं, लैसे फेरे कहा जाता है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। और लैसे फेरे के कारण, कम से कम हस्तक्षेप के सिद्धांत के कारण निजी संपत्तियों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा होता है। 8वीं योजना को राव मनमोहन प्लान भी कहा जाता है
और हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को, माफ़ करिएगा, प्रधानमंत्री श्री पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव जी को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म कहते हैं। कई जगह गाइड में, किताबों में आप पढ़ लेते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म मनमोहन सिंह हैं, लेकिन देखिए मनमोहन सिंह जो हैं वो उस वक़्त वित्त मंत्री थे और टीम के लीडर, कैबिनेट के लीडर, भारत सरकार के मुखिया, भारत सरकार को चलाने वाले प्रमुख अधिकारी वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो हम लोग नरसिम्हा राव जी को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म कहेंगे, ना कि मनमोहन सिंह जी को। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिससे आप लोग अक्सर गलत कर दिया करते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर कई सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षाओं में अक्सर ही पूछी जाती है। तो हम लोग अगले किसी वीडियो में 8वीं पंचवर्षीय योजना को डिटेल से कवर करेंगे। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हाँ, नोट्स छोटा होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।